ख़वातीन और हज़रात, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। अल्लामा इकबाल ने ये शेर उन नौजवानों के लिए कहा है जो जिंदगी में अजीम कारनामे सर अंजाम देते हैं। एक ऐसे ही मैं नौजवान से आपकी मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने एक तारीख रकम की है और वो स्वीडन के नेशनल चैंपियन बने हैं। और इसके अलावा भी उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पे गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए मैं आपकी मुलाकात बगैर किसी ताखीर के सुलेमान कुका सलाम से करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आप स्वीडन के स्नोकर के नेशनल चैंपियन बने हैं, कैसा लग रहा है? खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हुई, काफी सालों से मेहनत की और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब ये फाइनल मैच कब हुआ जब आप ये स्वीडन के नेशनल चैंपियन बने? ये अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है। जी। ये जनाब सुलेमान कुका सलाम है, इनकी मैं आपको बैकग्राउंड और कुछ तफसील भी बताना चाहूँगा। ये यहाँ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में होते हैं। इनकी वालदा का ताल्लुक जो है वो फिनलैंड से है और इनके वालिद का ताल्लुक जो है वो सरगोदा पाकिस्तान से है। और एक और अहम बात, इनकी जो बहन है हमशीरा, वो सोलना सिटी जो कि स्टॉकहोम काउंटी की एक अहम म्यूनिसपैलिटी है, उसकी पहली इमिग्रेंट खातून और पहली मुसलमान मेयर जो है वो स्वीडन की बनी है। उन्होंने भी एक तारीख रकम की है। उनका मैंने इंटरव्यू लिया था जब वो मेयर बनी थी, वो इस इंटरव्यू के आखिर में मैं उसका लिंक दूंगा। और उनके भाई जो सुलेमान है, इन्होंने भी तारीख रकम की है। ये चैंपियनशिप जीत के आपको कैसा लगा? यार अब तो हकीकत बताऊं तो काफी रिलीफ महसूस हो रहा है। इतने सालों से मैं खेल रहा हूँ, तकरीबन 2005 में मैंने शुरू किया और काफी जल्दी ये महसूस हुआ कि अच्छा खेल रहा हूँ। और काफी अरसे से, यानी कि ये था, मैं अगर पार्टिसिपेट करता था तो इस नीयत से करता था कि मैं जीत जाऊंगा। तो पिछले 10-15 साल से तो ये एम था मैं नेशनल चैंपियन बनूं। तो बीच में छोड़ने का भी सोचा था और बस खेलता रहा और आखिर अब जीत गया। तो एक तरफ से रिलीफ है और दूसरी तरफ से डेफिनेटली खुशी है। अच्छा, आपकी खेल की तरफ हम आते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू है। सबसे पहले आपका जो पसे मंजर है, बैकग्राउंड है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी वालदा का ताल्लुक फिनलैंड से है, आपके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से है, आप खुद स्वीडन में पैदा हुए हैं, स्वीडिश सिटीजन है। आप अपनी शनाख्त बैकग्राउंड कैसे करवाएंगे? गुड क्वेश्चन। मैं शुरू से ये कहता था कि आई एम मल्टीकल्चरल स्वीड। तो ये मेरे ख्याल में स्वीडन में ऐसे होता है कि ज्यादातर मिक्स बैकग्राउंड के होते हैं। तो आई ऑलवेज फेल्ट स्वीडिश। जैसे अमूमी तौर पे हमारे सरनेम जो है वो वालिद का लिखते हैं, आप अपनी वालदा का सरनेम भी कुका जो है वो अपने नाम के साथ आपने रखा है, इसकी वजह? ये तो अम्मी अबू ने रखा, तो इसमें मेरा अपना चॉइस नहीं है, लेकिन इसमें डेफिनेटली मेरा चॉइस है कि अभी जो मेरा बेटा हुआ तो उसका भी नाम रूमी कुक्का सलाम है, तो उसको भी पूरा ये कुक्का सलाम। तो जब बहुत से लोग पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में आपका नाम देखते हैं कुक्का सलाम, तो वो थोड़े हैरान होते होंगे, आपको कुछ लगता है ऐसा उनकी फीलिंग से? हाँ, थोड़ा सा वो शायद कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या है। तो एक बहाना ही है बात करने, मतलब कि वहां से कन्वर्सेशन शुरू होता है। अच्छा, आपकी वालदा का ताल्लुक फिनलैंड से है जी, और जाहिर है उनकी मादरी जुबान जो है वो फिनिश है। आपकी मादरी जुबान कौन सी? स्वीडिश, डेफिनेटली। यानी ना फिनिश है ना आपकी उर्दू है, आपकी मादरी जुबान जो है वो स्वीडिश है। लेकिन आप उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी बोल रहे हैं। आप इसके अलावा और कौन सी जुबानें बोल सकते हैं, या फिनिश बोल सकते हैं आप? फिनिश सीवी पे तो लिखा है कि मुझे फ्लुएंट फिनिश आती है। वो शायद अब सच नहीं रहा। हाँ। लेकिन स्कूलिंग, यानी कि बचपन में घर पे फिनिश बोलते थे। अच्छा। और फिर जो मैट्रिक है वो स्वीडिश में फिनिश दोनों में किया। अच्छा, तो फिनिश भी आप बोल लेते हैं? हाँ, गुजारा कर लेते हैं। इसका मतलब इंग्लिश, स्वीडिश, फिनिश, उर्दू और पंजाबी भी आप बोल लेते हैं? उर्दू पंजाबी मिक्स करके एक कह लो। अब मुझे खुद नहीं पता मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ या पंजाबी में। नहीं, ये उर्दू है, ये डेफिनेटली ये अभी तक उर्दू। ऐसा इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन में बंदा सोच के जब बोलता है ना तो शायद ये होता है मुश्किल। अच्छा, ये आपका फिनलैंड ननियाल है, पाकिस्तान ददियाल है, आप ये तो समझ रहे होंगे ना? तो इन दोनों मुल्कों में आप जाते होंगे, तो आपको क्या फीलिंग्स होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। यार शुरू में बचपन में तो हम फिनलैंड ज्यादा जाते थे और फिनलैंड के साथ ही ताल्लुक था जब तक, यानी कि अम्मी और जो मदर की साइड से अम्मी अब्बी जब जिंदा थे। जी। तो पहले कह लो जिंदगी के 10-15 साल हम उधर ही जाते रहते थे, तो ज्यादा पाकिस्तान के साथ इतना लिंक नहीं था। उस वक्त मुझे जुबान भी कोई नहीं आता था। ठीक है। लेकिन फ्रॉम द एज ऑफ 15, आई वुड से 15 से लेके 25 साल की उम्र तक तो मैं पाकिस्तान जाता रहता था। और इतना वहां पे कह लो कि शायद मेरा आइडेंटिटी ग्रो हुआ। आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक a Pakistani Swede, and that side became strong. जुबान आ गई थी कुछ हद तक।
और काफी मोहब्बत जो है ना बढ़ गई थी पाकिस्तान से और जो वहाँ के रिश्तेदार हैं। इसका मतलब आप तीनों मुल्कों की मोहब्बत साथ लेके चल रहे हैं, फिनलैंड की भी, स्वीडन की भी और पाकिस्तान की भी, लेकिन आप बुनियादी तौर पे स्वीडिश नेशनल है, स्वीडन आपका मुल्क है। स्वीडन मेरा मुल्क है। हाँ, मोहब्बत तो हर मुल्क से करते हैं, लेकिन ये भी एक फनी आपने ऐसे सवाल किया, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स की तरफ आए फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं आइस हॉकी देखता हूँ तो मैं फिनलैंड को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, हालांकि स्वीडन वाले तो इसमें लड़ते हैं। तो ये बचपन में बहुत, यानी कि क्योंकि फिनिश स्कूल में पढ़ता था तो आइस हॉकी वाज लाइक द नेशनल स्पोर्ट। तो इवन अगर फिनिश और स्वीडन का मैच हो, अभी मैं ये कुछ महीने पहले की शायद बात है जब यहाँ स्वीडन में वर्ल्ड कप हुआ, स्वीड्स के सामने ऐसा ना कहिएगा, वो बुरा महसूस करेंगे। अच्छा, मैंने तो फिनलैंड के जर्सी पहन के स्वीडिशों के अंदर ही बैठा और फिनलैंड को चीयर किया। वो देख रहे होंगे आपको। अच्छा, तो इसका मतलब आप तीनों, अच्छा इन तीनों मुल्कों के जो खाने हैं, पाकिस्तानी खाने ज़रा आप बहुत खाते होंगे, फिनिश खाने भी ऐसे हैं? कौन से आपको फिनिश खाने पसंद है? यार फिनिश खाने इतना कोई है ही नहीं जो बंदा मेंशन कर रहे हो उसमें, बस ये। अच्छा, स्वीडिश और फिनिश खानों में कुछ फर्क है या एक जैसे ही है? सेम ही है, क्या एक जैसे ही है। अच्छा, लेकिन जुबानों में तो बहुत ज्यादा फर्क है आपको। तो आपकी शादी जो है वो पाकिस्तान हुई है? नहीं जी, मेरी शादी जो निकाह जो सेरेमनी हुआ है वो वैसे तुर्की में हुआ। अच्छा, जो मेरी वाइफ है वो तजिकिस्तान से बिलोंग करती है। वो ताजिकिस्तान से, ये देखें जी, चौथा मुल्क आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी फिनलैंड, स्वीडन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। बेशक। तो आप तो एक इंटरनेशनल किस्म की शख्सियत है। बस घर पे पूरा यूएन बैठा। वाकई ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो फिर आपके यहाँ तो काफी बड़ी। और वो बोर्न उसकी पासपोर्ट में लिखा ना, बोर्न इन यूएसएसआर, तब तो यूएसएसआर था। अच्छा, तो आप बताइए कि आपकी उनसे शादी कैसे हुई, आप किस तरह से मिले? यार हमारा तो एक अपना ही बॉलीवुड स्टोरी है। रियली? हाँ, वाइफ स्वीडन में हुए थे 2008 में, तो पाकिस्तानी उसके काफी करीबी फ्रेंड्स बने थे, वाइफ तजिकिस्तान से। अच्छा, तो उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, काफी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे। अच्छा, वो यहाँ पढ़ती थी? हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी में? वो यनशोपिंग आई थी पढ़ने के लिए। अच्छा, तो 2008 में वो यनशोपिंग आई थी पढ़ने के लिए, और तजिकिस्तान से आई तो काफी अकेली अपने आप को महसूस कर रही थी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उसको काफी साथ और हौसला दिया, और उसके फिर अच्छी फ्रेंडशिप बनी। और जाहिर सी बात है उस जमाने में तो रशिया में या तजिकिस्तान में उस साइड पे तो हॉलीवुड तो था ही नहीं, तो शी ग्रो अप विद बॉलीवुड एज वेल। अच्छा, तो यहाँ पे स्टॉकहोल्म में एक फिल्म लगी थी, ए दिल है मुश्किल। अच्छा, तो मैं अपने घर वालों के साथ जा रहा था, लाइक अम्मी अब्बू सिस्टर वाइफ, हम सारी फैमिली जा रहे थे वो फिल्म देखने। अच्छा, तो वो फिल्म देखने के लिए मेरी अभी जो वाइफ है वो भी जा रही थी जी, तो वो अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ जा रहे थे। तो जो ही मैंने गाड़ी वहां पार्क किया, हम गाड़ी से उतरे हैं, तो उस टाइम पे वाइफ और जो साथ एक दोस्त था वो उठा रहे थे। तो वो जो लड़का था वो मेरे अब्बू को जानते थे, तो ही स्टॉप टू टॉक टू माय फादर। तो माय वाइफ स्टूड देयर, माय फ्यूचर वाइफ स्टूड देयर अलोन, सो शी टॉक्ड टू माय मदर, और फिर बातों बातों में वी वॉकड अप टू द सिनेमा टुगेदर। अच्छा, और ठीक है, नथिंग मोर अबाउट दैट। लेकिन मजे की बात है, जब टिकट प्रिंट करनी थी तो एक टिकट मशीन खराब थी जी। तो मैं क्या, चलो फिर यहाँ पता नहीं वो स्टूरे प्लान पे जो सिनेमा है वहां पे शो हो रही थी, मैं तो रिकोलेक्टो जाके जो 5 मिनट की वॉक, मैं क्या चलो वहां से प्रिंट करके आता, अगर आना है तो आप भी साथ आ जाए। वी वॉक टू रिकोलेक्टो, 5 मिनट की वॉक इधर वापस। और उसी वॉक में ये भी पता चला कि जिस कंपनी पे वो काम कर रही थी उसी कंपनी के साथ मैंने अपने मास्टर थीसिस लिखा था। अच्छा, उस जमाने में हमें पता ही नहीं था। अच्छा, तो आई डोंट नो, हमारी बॉलीवुड स्टोरी, वी मस्ट हैव क्रॉस्ड pathways in the hallway as well, and then later run into each other on that cinema. तो she asked her friend कि यार वो लड़का कौन था, या वो आंटी कौन थी actually. Again here my mother comes into the picture. She said, who was this Pakistani lady? She was so nice. पता लगे तो पाकिस्तानी है ही नहीं। Maybe that's why it was different as well. So alhamdulillah, that way we. तो फिर उसमें कौन सा ऐसा लम्हा था, मोमेंट आपने समझा कि बस अब जो है वो मजे की बात है कि उस वक्त तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि ठीक है चलो, शी वाज देयर टू वॉच अ मूवी एंड आई वाज। तो बाद में वी चैटेड ऑन फेसबुक मूवी के बारे में थोड़ी सी बात की। फिर अगला जो बॉलीवुड फिल्म शो होना था, फिर हमने सोचा चलो उस पे चलते हैं देखने के लिए, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस वी कुडंट गो। देन द नेक्स्ट शोइंग वाज अबाउट टू कम, फिर हमने सोचा चलो उस पे चलते इकट्ठे, वो भी नहीं बना। और फिर वो तजिकिस्तान जा रही थी और मैं पाकिस्तान।
तो फिर जाने से पहले मेरा सालगिरह होता, तो मैं क्या चलो लेट्स मीट अप एंड हैव सम केक टुगेदर। तो एक दो हमारी मुलाकातें हुई। शी वेंट टू ताजिकिस्तान, आई वेंट टू पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान गया था कि मैं पाकिस्तान से जाके शादी करूंगा एंड ट्राई टू फाइंड समवन। और बाद में पता चला वो घर जाके अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि आई थिंक आई मेट द वन। मेरे ज़हन में तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो फिर जब से वापस आया, बड़ी इंटरेस्टिंग। देन आफ्टर दैट वी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेटा माशाल्लाह एक, हाँ जी, एक बेटा है रूमी, अब 1.5 साल का। अच्छा, तो मैं यही कहता हूँ कि एक सेमी अरेंज मैरिज, यानी कि अब्बू वाज माय विंगमैन विदाउट नोइंग इट, राइट। ही मेड द इंट्रोडक्शन, लेकिन उसको पता नहीं था उस जमाने में। जबरदस्त। तो और आपकी जो सिस्टर है सारा, जी उनके हस्बैंड का ताल्लुक स्वीडन से है? हाँ जी, लेकिन अडॉप्टेड फ्रॉम कोलंबिया। माय गॉड। तो अडॉप्टेड बाय स्वीडिश मेरे पेरेंट्स, ख्याल बट ऐसी बोर्न। शख्सियत से मैं पहली दफा मिल रहा हूँ। नाजरीन, आप भी बताइएगा कि आप इस तरह से जो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड की किसी शख्सियत से अगर मिले हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, आपने बचपन के बारे में बताइए। ज़ाहिर आप स्वीडन में स्टॉकहोम में पैदा हुए, अपनी एजुकेशन आपने क्या पढ़ा और उसके बाद फिर आगे कैसे सफर शुरू किया? हाँ जी, बस इधर ही सारी जिंदगी इधर ही गुजारी है। जी। स्वीडन से बाहर रहा नहीं, स्वीडन से बाहर थोड़ा सा काम किया बड़ा होके, लेकिन स्वीडन में ही पैदा और इधर ही बड़ा हुआ। स्वीडिश फिनिश स्कूल में जो मैट्रिक किया, तो पहले 15 साल तो फिनिश ज्यादा, फिनलैंड से ज्यादा अटैचमेंट रहा, जुबान से भी और जिन लोगों से इंटरेक्शन भी था, क्योंकि स्कूल का एक रिक्वायरमेंट भी ये था उस स्कूल में दाखिला लेना कि वन पेरेंट नीड्स टू बी फ्रॉम फिनलैंड। तो जाहिर सी बात है जो दोस्तें हुई, लाइक एवरीवन हैड समथिंग टू डू विद फिनलैंड। उसके बाद जिम्नेजियम शुरू किया, सिटी में ही पढ़ा। फिर थोड़ा मिक्स बैकग्राउंड में लोग, मतलब कि दुनिया की हर कोने से आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी पाकिस्तान जाना ज्यादा हो गया। एंड आई वुड से दैट आइडेंटिटी स्टार्टेड growing as well। एक कजिन पाकिस्तान से, एक ये भी शायद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान से मेरा कजिन यहाँ शिफ्ट हुआ 2004 में। उससे पहले तो हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पे था नहीं, क्योंकि मदर इज इमिग्रेंट, फादर इज इमिग्रेंट, सो डिडंट हैव एनी रियल कजिन्स। तो उनसे आपने उर्दू सीखने में, पंजाबी सीखने में मदद मिली होगी? हाँ, क्योंकि वो है उसको ना अंग्रेजी ना स्वीडिश आता था, मुझे ना उर्दू पंजाबी, तो और था वो मेरा पहला रिश्तेदार। अच्छा। आई वांटेड टू मीट हिम, लेकिन पता नहीं ऐसे ही बैठे अच्छा, इस सारी सूरत हाल में कभी कोई ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ हो जो आपको अभी भी याद हो? ये जो आपकी सारी बैकग्राउंड है, इस हवाले से अगर कोई याद हो आपको? कुछ वाकया शायद ऐसे हैं जो हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली कल्चरल क्लैशेस तो हुए हैं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं। यानी कि आई वाज रेज्ड एज, यानी कि यहाँ की पूरी जो स्कूलिंग सिस्टम है कह लो, वो आपको ये सिखाता है कि आपने क्वेश्चन करना, हर चीज को आपने क्वेश्चन करना जी। और जो मेरा कज़न वो पाकिस्तान से आया, तो वहां पे शायद सिखाया गया कि खुसूसन दीन को आपने क्वेश्चन नहीं करना जी, जो चीज सिखाया बस वो ही है। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। और वो आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुम्मा पढ़ने लगा, रमजान में रोजे रखना, और लेकिन मेरा नेचर था कि मैं क्वेश्चन करता था। अच्छा। वो उससे हैंडल नहीं होता था कि ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है, उसके पास शायद या उन सवालों के जवाब आपको मिलते थे? शायद कज़न से नहीं, लेकिन आई डेफिनेटली आई सीक्ड आउट द आंसर्स। हाँ, माशाल्लाह सोमो सलात के पाबंद हैं आप। मस्जिद आयशा में जब भी जुमे की नमाज के लिए जाएं, आप वहां पे होते हैं। मजहब की तरफ आपके आने का सफर कैसे शुरू हुआ? शुरू में हमें यही इवेंट था कि जो कज़न आया था, क्योंकि बेशक अगर वो रिलीजियस ना भी था उस जमाने में, अब अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा, तो आई थिंक anyone and everyone in Pakistan still prays Jummah and fasts in Ramadan। तो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद जाना शुरू हुआ वहाँ पे, और कुछ और भी पाकिस्तान से लोग आए थे। एक मोहसिन के नाम से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो उस जमाने में यहाँ रहता था, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हिम गॉट इनटू इट। और फिर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था सवारी संघ मुस्लिमर जी जी, वो मेदबरा प्लात्सन में वो फॉरलास्टिंग क्या कहते हैं इसके लिए बयान वगैरह देते थे। और उसका ये मजा था कि वो बयान भी यूथ देते थे, यानी कि यंग फ्रॉम यंग स्कॉलर टू यंग ऑडियंस। और वो भी इस तरह के लोग जो यहाँ पे बड़े हुए, तो उनको उनका वो पेश करने का तरीका डिफरेंट था कंपेयर टू अगर आप आयशा मस्जिद जाए उस जमाने में। तो जो इमाम था वो भी पाकिस्तान से आया था, कोई उन्होंने उसी बैकग्राउंड में बात करनी है, और यहाँ पे आपको जरूरत है कि इस बैकग्राउंड में यहाँ के नॉलेज के हिसाब से गुफ्तगू की जाए। अच्छा, इसके बाद आपने तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रोफेशन कौन सा चूज किया? प्रोफेशन तो मेरा फाइनेंस में है। फाइनेंस में? हाँ जी। तो आप ये जो आपका स्नूकर क्लब है ये इससे अलग है? ये सिर्फ एक शुगल है, प्यार मोहब्बत है। ये तो मैंने शादी करने से पहले भी बताया अपनी बेगम को कि पहला प्यार स्नूकर है, दूसरा ये दूसरी जगह पे इस तरफ हम आते हैं कि आप स्नूकर की तरफ कैसे है, बल्कि आपका माशाल्लाह बहुत शानदार क्लब है। ये हम आखिर में
नाजरीन को इनके जो क्लब के हवाले से भी दिखाएंगे विजुअल्स, और बल्कि इनकी जो पसंदीदा शॉट है स्नोकर की वो भी आप लोगों को दिखाएंगे ये किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, अब आगे अब स्नोकर की तरफ, स्नोकर की तरफ आने का आपको ख्याल कैसे आया? ना अब ये तो मेरी बात मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो कजन मेरा आया था स्वीडन से, अच्छा। उसको स्नूकर का बहुत शौक था। यानी आपकी लाइफ में आपके कजन का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें तो कोई शक नहीं। वो देख रहे होंगे ये भी इंटरव्यू देखें जी, आपके लिए बड़ी बड़ी रिकग्निशन है कि एक नेशनल चैंपियन आपको यहाँ पे जो है वो इस चीज को तस्लीम कर रहा है जी। हाँ, नहीं तो वो आए थे और वो अपने मतलब कि सरगोदा में बहुत बड़ा चैंपियन रहा, कह लो। वहां अच्छा। पे कोई उससे खेलता नहीं था, तो हमने वो आया था और फिर हम रेगुलर जो बिलियर्ड पूल होता है वो हाँ। करते थे, और कहता है यार ये तो क्या बच्चों वाली गेम है, स्नूकर नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो फिर पता किया कि फ्रीडम्स प्लान में एक क्लब है और हाँ। वहां से अच्छा, शुरू अभी हुआ। आपने बिलियर्ड की बात की, स्नोकर और बिलियर्ड में फर्क क्या है? गुड क्वेश्चन। मेन फर्क क्या है कि बिलियर्ड का टेबल छोटा होता है, पॉकेट अच्छा। बड़ा होता है, और अच्छा। गेम काफी फास्ट होता है। उसमें अच्छा। आपने 8-10 बॉलें पॉट करने तो खत्म हो जाए। स्नूकर का टेबल बड़ा है, पॉकेट छोटा है, गेम लंबा, मुश्किल है हर लिहाज से। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्नोकर खेलते थे, शौक था जी, उनका। उनकी तस्वीर है, वो नाजरीन देख सकते हैं। अच्छा, ये आप वो बताइए बल्कि पोस्टर मुझे अब्बू ने बना के भी दिया था। बना के दिया? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा, स्वीडन में स्नोकर कितना पॉपुलर है, क्या इसकी अहमियत है? अनफॉर्चुनेटली इतना पॉपुलर नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल स्पोर्ट, नीश स्पोर्ट। अगर आप सड़क पे किसी को बता दो कि आप स्नूकर खेलते हो, क्या स्नूकर, वो क्या है, या वो कहेगा हाँ वो तो मेरा अम्मा अब्बा वो देखते हैं टीवी पे, या उन्होंने शायद गलती से देखा, तो लोग इतना जानते नहीं। उसकी वजह क्या, ये महंगी गेम है या लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या स्वीडिश लोगों में, क्योंकि यहाँ तो मौसम इतना सर्द रहता है, इंडोर गेम्स तो यहाँ पॉपुलर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो शायद टेबल इतना बड़ा है, गेम काफी मुश्किल है, तो वो इतना जल्दी उसको पिकअप करना आसान नहीं है। और अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस एरिया में आपके एक स्नूकर टेबल आता है, उस एरिया पे आपके 2 बिलियर्ड के टेबल आ जाएंगे। तो जितने क्लब यहाँ पे स्वीडन में बने वो ज्यादातर बिलियर्ड के टेबल रखते हैं। बिलियर्ड के? हाँ, अच्छा, तो बिलियर्ड ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पे जी। अच्छा, ये फर्क है। हाँ। चले, अच्छा, ये नेशनल चैंपियन बनने तक कितने साल लगे आपको? 20 साल हो गया है। 2005 में शुरू किया था, 21 साल हो गए, 2005 में शुरू किया। और अच्छा, ये सारे जो प्रोसेस था 20 साल का, इसमें कभी ऐसा मौका आया कि आप मैं गिव अप कर देता हूँ यार, मुश्किल है, फिर आपको कोई ऐसी चीज आई जिसने हौसला दिया और फिर आप इसमें लगे रहे? बेशक, डेफिनेटली इसमें तो ऐसे है, यानी कि अगर आप उसका जर्नी देखें, शुरू में तो मजा आ रहा था, जूनियर साइड पे खेल रहा था और काफी मतलब जल्दी ये महसूस हुआ कि ठीक है हम डिसेंट प्लेयर। 2009 में 2011 में मैंने वो जूनियर चैंपियनशिप भी बना, वो जूनियर चैंपियनशिप जीता। अच्छा। उसके बाद सीनियर, मतलब तब भी सीनियर्स के साथ खेलता था, लेकिन खुसूसन जूनियर साइड पे ज्यादा स्ट्रांग था और स्वीडन को बार बार रिप्रेजेंट करना। अच्छा, इसमें कोई ऐसा खास मोड़ को वाकया आया हो इस सारे कैरियर में, जो आपका ये तकरीबन 20 साल का कैरियर है? हाँ, कोई दिलचस्प वाकया बताइए कोई। यार इसका एक दिलचस्प वाकया शायद इससे भी रिलेटेड है। आपने पहले भी पूछा कि करियर किस में करते हो, तो करियर मेरा फाइनेंस में। तो मुझे याद है जब मैं जिम्नेजियम में आखिरी साल, मैंने जिम्नेजियम के आखिरी साल मैं पढ़ता था, तो मैंने तकरीबन सारे कोर्सेज क्लियर कर दिया। अच्छा। तो मैं स्नूकर खेलता रहता था। अच्छा। तो मुझे ये मैं नहीं बोलूंगा, अब्बू का मुझे फोन आया था जी, और अब्बू ने मुझे वो डांटा, पंजाबी में डांटा होगा ये और पूछा आपकी जो बहन है वो तो, उसको तो मैं देखती हूँ वो तो घर पे होमवर्क करती रहती है, आपको मैंने कभी नहीं देखा, आपने कभी कोई किताब खोला ही नहीं, तो आपने स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना है या स्टॉकहोम स्कूल ऑफ स्नूकर में जाना है? इंटरेस्टिंग। और मजे की बात यह है कि मेरी दाखिला भी एसएससी में स्नूकर की वजह से ही हुआ। अच्छा, जब आप चैंपियन बने, अब आपके पापा क्या कहते हैं? तो जी सलाम साहब, आपकी बात हो रही है। अब पता नहीं, अब अब्बू ही बताएंगे। अब अब्बू ने मुझे इतना नहीं बताया, लेकिन जो आपने वो आर्टिकल लिखा था वो तो उसने शेयर किया था, वो पाकिस्तान तक खबर पहुंची है। तो अच्छा, अभी आपकी बहन की बात हो रही थी, सारा कुका इस्लाम की, वो सियासत में है, उन्होंने एक बड़ी तारीख रकम की, जैसे मैंने कहा, 16 की मेयर है। आपका भी शौक है पॉलिटिक्स में? शौक था, लेकिन यही फिर सोचा कि एक ही पॉलिटिशियन काफी है। पॉलिटिक्स बहस करते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाता। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपका लेकिन नहीं, आम ठीक है, डेफिनेटली आम पब्लिक से शायद ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ जी। दैट्स गुड। अच्छा, स्नूकर में आप किस खिलाड़ी से मुतासिर हैं? आपका आइडियल कौन है? आइडियल तो एक ही हो सकता है सिर्फ, और उसका नाम है रॉनी ओसलिवन। अच्छा। वो एक
क्या उसने गेम को रेवोल्यूशनाइज किया। एक अच्छा वो राइट हैंड से भी खेलता है, लेफ्ट हैंड से भी खेलता है, इज जीनियस। अच्छा, आप फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्या आप इंटरनेशनल लेवल पे स्वीडन की नुमाइंदगी कभी करेंगे या क्या आपने सोच रखा है? ये तो एक हॉबी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको तो मैं जारी रखूंगा। स्वीडन की तरफ भी खेलूंगा, भी खेल चुका अभी कई दफा। सो एज अ जूनियर represented Sweden quite a lot, or as a senior as well. तो नेक्स्ट अपकमिंग टूर्नामेंट सितंबर में नॉर्डिक चैंपियनशिप वो खेलूंगा। उसके बाद मोस्ट लाइकली यूरोपियन या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बुलाएंगे। अगर आपको पाकिस्तान की नेशनल टीम की तरफ से खेलने की ऑफर आए तो क्या कहेंगे? ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बिकॉज पाकिस्तान का जो लेवल है वो इधर है और स्वीडन का शायद ये जमीन के भी नीचे है। तो स्नूकर में जी। तो एक तो ये है कि आई कुड नेवर कम्पीट विद पाकिस्तानीज टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर सवाल आता भी, आई वुड बी प्राउड, बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज आई प्ले फॉर स्वीडन। तो रूल्स की वजह से यू कैन नॉट इमोशनली। तो अगर मौका मिले तो डेफिनेटली हाँ करूंगा। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आप स्नूकर ना खेलते तो और कौन सी गेम में आपकी दिलचस्पी होती? स्नूकर से पहले टेबल टेनिस खेलता था। टेबल टेनिस खेलते? अच्छा, वो अभी खेलते हैं? अब खैर शोल्डर की वजह से कुछ मसला है, वो मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली वो अभी भी शौक रखता हूँ। स्विमिंग करता हूँ। स्वीडन की वर्किंग लाइफ में, आम जिंदगी में, जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, बाकी चीजें हैं, आपको कभी इस तरह का सामना करना पड़ा? शायद प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं। I was lucky enough, maybe thanks to my education as well, to go for a professional job, जिसमें और मैंने इंटरव्यू प्रोसेस में भी क्लियर किया। मैंने मतलब कि जब जॉब सर्च किया तो मैंने उनको बताया कि जैसे मेरे लिए जुमा पढ़ना जरूरी है तो मैं ब्रेक लूंगा। तो आई मेड श्योर that was accepted by the employer. तो कभी नहीं हुआ। वैसे मुझे याद है कि चलो जनरल रेसिज्म, you get comments from here and there। एक दिन तो मैं बैठा था बाहर from nowhere, just sitting with friends, पुलिस आ गई थी। and they just said like, oh, put your hands on the car। क्यों? हमने कुछ किया ही ना, बाहर बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां पे कोई बंदा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की वो क्या वजह थी? कोई वजह नहीं। एक शायद जो बाद में समझ आई वजह ये होगा कि एक गाड़ी आई थी, गाड़ी ने वहां पार्क किया, हमने शायद थोड़ा सा गाड़ी को देखा, खूबसूरत गाड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। फिर हम बैठे थे, अपने गप्पे लगाए और बाद में एकदम शायद आपका कनेक्शन है उससे शायद। अच्छा, इसके अलावा स्वीडन के माशरे में, सोसाइटी में ऐसी चीजें जो मनफी हैं, जो आप समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी हैं या आपको पसंद नहीं है? ये तो एक अब आप पॉलिटिकल साइड पे भी जा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप एक सिटीजन के हिसाब से आप देखते हैं हर माशरे में अच्छी बुरी चीजें तो होती हैं। हाँ, मेजोरिटी तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें अच्छी होते हैं। और अक्सर जब हम पाकिस्तान जाके पेश करते तो जैसे वो दीन के बारे में बात करते कि यहाँ पे दीन नहीं है, या यहाँ पे स्वीडन में रहने वाले शायद वो मुसलमान नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, पाकिस्तान में आपके मुसलमान है लेकिन स्वीडन में इस्लाम है। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अक्सर लोग इस तरह की कोटेशंस को कोट करते हैं, बट डेफिनेटली माहौल चेंज भी होता है। अब भी आप देखें, रेसिज्म भी बढ़ रहा है और देयर इज नो इसमें जैसे अभी आपने बात की रेसिज्म बढ़ रहा है, राइट विंग की पार्टीज पॉलिटिक्स में आगे आ रही हैं, आपकी दिलचस्पी है सियासत में, फ्यूचर क्या देखते हैं इमिग्रेंट्स का यहाँ पे? Let's see, the immigrants need to build their own future। कोई उनको बना के नहीं कुछ देगा, खुद ही बंदे ने अपना जिम्मेदारी उठाना। और अच्छा, एक अमूमी तौर पे कहा जाता है कि इमिग्रेंट होना और मुसलमान होना ये डबल जो है वो हो जाती है यहाँ पे मसला, एक तरह से समझते हैं ऐसा है? हाँ, नहीं मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड वेयर द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। लेकिन मुझे खुद ये फील नहीं होता। इफ एनीथिंग मैं कहूँगा मुसलमान होना तो एक स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ये आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। एक ईमान है, एक हौसला है। जब भी आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो आप ये चीज याद रखो कि मैं मुसलमान हूँ और जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अच्छा, अब आखिर में हम आपकी पसंदीदा शॉट भी देखेंगे और आपका जो क्लब है ये भी हम थोड़ा सा नाजरीन को दिखाएंगे जो, लेकिन उस तरफ जाने से कबल हम आपसे चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो हमने इस गुफ्तगू में नहीं की और आप वो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज। हाँ, ये तो शायद अब आई डोंट नो अब कौन देख रहे हैं, लेकिन हमने काफी ज्यादा आइडेंटिटी के ऊपर बात किया, फिनिश, पाकिस्तानी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लैंग्वेजेस है ये एक स्ट्रेंथ है। टीच योर किड्स द लैंग्वेजेस। अगर आप उनको सिखा सकते हैं डेफिनेटली। आप इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। जब मैं जिम्नेजियम में था तो फिनिश मुझे आता था। तो स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने के लिए आपको एक मॉडर्न लैंग्वेज चाहिए, लाइक
फ्रेंच, जर्मन, कुछ मैंने स्कूल वर्क के जो स्कूलिंग बोर्ड वहां पे जाके देखा कि फिनिश भी एक मॉडर्न लैंग्वेज है। अच्छा। हाँ, आई हैड नो आइडिया। तो मैंने किया कि अपने पुराने स्कूल के पास गया, एक टीचर ढूंढा और उससे ये इंटरव्यू किया, एक सर्टिफिकेट लिया कि फिनिश मुझे आता है। तो मुझे मोडर्ना स्प्रोक्स थे, F2-3, यानी तकरीबन हाफ ईयर ऑफ स्टडीज मुझे फ्री में मिल गई थी, क्योंकि मुझे जुबान आता था। मैंने सिर्फ एग्जाम दिया और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। साथ में स्नूकर खेलता था, इसके भी कोर्सेज थे। तो there are ways, tricks to make your schooling easier. I think that's crucial for anyone जो यहाँ पर है। Education is अच्छा, इसी सिलसिले को कंटिन्यू कीजिए। हमारे जो नौजवान हैं जो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी लेना चाहते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, उनको भी आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, उनको क्या करना चाहिए? यार, आप अपने पैशन को फॉलो करें। डेफिनेटली अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी चीज में दिलचस्पी रखते तो उसको फॉलो करें, क्योंकि जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली, फिर उस चीज के बारे में सीखना, डेवलप होना, वो आपके लिए फिर वो मुश्किल नहीं लगता, वो आपके लिए एक जॉय, एक खुशी होती है। खसूसन यानी कि रिमेंबर योर पेरेंट्स, उनकी इज्जत किया करें। विदाउट योर पेरेंट्स you cannot get far। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने अपने इंटरव्यू के आखिर में दिया है। तो नाजरीन, सुलेमान कुका इस्लाम से होने वाला ये जो इंटरव्यू है, गुफ्तगू है हमारी, इसके हवाले से अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका वो बाद में जवाब देंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्त साहब आपसे शेयर कर सकते हैं। और इस सिलसिले में मजीद कई अहम शख्सियात से आपकी मैं मुलाकात करवाता जाऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को देखते रहिए। और अब हम चलते हैं जनाब, इनकी मदद से इनका जो स्नूकर क्लब है, इसकी हम थोड़ी सी तफसील जानते हैं और बाद में इनकी जो खूबसूरत शॉट है स्नूकर की, उस पे इस इंटरव्यू को हम इख्तिताम करेंगे। तो नाजरीन, ये जनाब सुलेमान कुका इस्लाम का जो स्नूकर क्लब है, ये उसकी एंट्रेंस है। अब ये हमें इसकी तफसील बताते हैं, ये कहाँ पे वाक़या है और किस तरह से लोग आके यहाँ पे खेल सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये स्पोंगा में क्लब है, स्नूकर 247 के नाम से। अगर आप गूगल में स्नूकर 247 लिखेंगे तो एड्रेस आ जाएंगे। ये स्पोंगा में क्रोनोफोक द वैगन 52। और यहाँ पे अगर ट्रेन से आना तो स्पोंगा स्टेशन करीब पड़ता है, तकरीबन 7 मिनट की पैदल है। और गाड़ी से अगर आ जाए तो बहुत आसान है, यहाँ पे सारी बाहर फ्री पार्किंग लगी हुई है, तो गाड़ी से भी आना आसान है, ट्रेन से भी बिल्कुल ईजी है। और क्लब ये 247 इसलिए नाम रखा है कि ये 24 घंटे खुला रहता है, 24/7। और यहाँ पे कोई बंदा काम नहीं कर रहा। इसका तरीका अंदर आने का ये है कि दरवाजे पे एक ये QR कोड लगा, ये आप मोबाइल कैमरा से स्कैन करना। मोबाइल कैमरा से जब स्कैन करोगे तो सामने एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को खोल के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। वो एंड पे आपको कहेंगे कि बैंक ID से साइन करना। जब बैंक ID से साइन करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। यही तरीका है फिर अंदर आने का। और इसके बाद जनाब, ये आपका जनाब काफी बड़ा क्लब है। इसमें जो है वो आपके 6 टेबल हैं बड़े। ये लोग स्कैन करके बैंक ID से एंटर होके तो उस तरह से वो पे कर देते हैं आप। एग्जैक्टली वो अंदर आ जाए, खुद ही अपना टाइम नोट करे कि मैंने कितने बजे शुरू किया जी, और खत्म करते हुए फिर वो चेक कर ले, 1 घंटा खेला, 1 घंटे की पैसे दे दे, 2 घंटे उसी तरह। अच्छा, तो वो एंड पे दे दे। और ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ लगा है, खुला है। तो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है जी, यानी अपनी ईमान पर ईमानदारी से चल रहा है। कैमरास है, चलो बैंक ID से ये उसकी सिक्योरिटी कह लो। अच्छा, लेकिन ईमानदारी से तो 24 आवर जब मर्जी कोई चाहे आ सकता है। और ये पीछे आपकी अचीवमेंट्स के हमें कुछ निशानियां नजर आ रही हैं, इनके बारे में बताइएगा। अगर हम देखते हैं ना, जब कोई पुराने स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपना सबसे पहला और कोई छोटा कप निकालते थे। ये शायद एक जूनियर कंपटीशन था 2005 में जो जीता। लेकिन मेन अभी लेटेस्ट तो वो ये था जो अभी नेशनल चैंपियनशिप जीता 25 में। और इंटरनेशनली मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस ये नॉर्डिक चैंपियनशिप में 2022 में सेमीफाइनल पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोचिंग सर्टिफिकेट है, तो यूरोपियन बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन के साथ कोर्स किया, तो ऑफिशियली कोच भी हूँ और प्लेयर भी हूँ। तो ये यानी सारी आपके अचीवमेंट्स हैं। अब आखिर में आप अपनी जो एक खूबसूरत शॉट है वो भी आप लगा के जो है वो हमारे नाजरीन को दिखाएं। उससे पहले मैं शायद ये बता दूं कि खेलने का भी अक्सर होता है ना कि स्नूकर 2 बंदे खेलते हैं, लेकिन स्पोर्ट एक ऐसा है कि आप अकेले भी खेल सकते हो। एक शॉट ये, आप सिनेरियो की गेम जब खत्म होने लगता है तो 2 बॉलें रहते हैं, पिंक और ब्लैक, और पिंक पॉट करके ब्लैक पे आना है। तो इजी शॉट ये है कि पिंक पॉट करके व्हाइट आने सीधे लाएं। लेकिन थोड़ा सा इस पे शो ऑफ करने का एक तरीका है कि बहुत ज्यादा साइड स्पिन लगा के
वाइट को पूरे एंगल से निकाल के और ब्लैक की दूसरी साइड पे पोजीशन बना लिया। जबरदस्त जनाब। अब नाजरीन बताएं जनाब के उनको ये इंटरव्यू और उनकी ये शॉट कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होती है फिर किसी अगली शख्सियत के साथ होने वाली गुफ्तगू के साथ।